नावेद जी को ये आलू से सोना वाला बयान किसका था, क्या कुछ स्मरण आ रहा है? देखिए, बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब इस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है समय व्यस्त करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आलू से सोने की एक उन्होंने एक अपने स्पीच पे कहा था, उसके ऊपर व्यंग किया था राहुल गांधी ने। और उनके व्यंग की वो क्लिप जो है वो पूरे देश में वायरल हुई थी, और ये बात प्रोजेक्ट हो गई थी कि राहुल गांधी ने आलू से सोने की बात कही थी। हालांकि नरेंद्र मोदी का पहला बयान था, उन्होंने कोई उपमा दी थी और उसके ऊपर सटायर करते हुए राहुल गांधी ने कहा था और उस बात को जी दोहराया था। ठीक। लेकिन राहुल गांधी, इस देश में ये बात स्थापित हो गई कि ये बात राहुल गांधी ने। जी ठीक बात है। नावेद जी को प्रश्न फिर वहीं पर है कि अगर नेता विपक्ष सार्वजनिक रूप से ये कहें कि भारत की हर गोपनीय जानकारी मेरे पास धड़ल्ले से आ रही है, तो ये देश की सुरक्षा को और सरकार की गोपनीयता की व्यवस्था को आप सार्वजनिक तौर पर हास्य का पात्र नहीं बना रहे? बात सिर्फ यही नहीं है कि हास्य का पात्र बना रहे हैं। उनका जो इशारा है राहुल गांधी जी की स्पीच का अगर एनालाइज किया जाए, कि देश अंदर ही अंदर बहुत खोखला हो गया है और आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। आर्थिक तौर पर हम कंगाल होने जा रहे हैं। और ये बात सरकार के अंदर खाने में खुद ब खुद महसूस करने लगे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेता और सरकार चलाने वाले। ये उनका इशारा और ये उनका वक्तव्य है। लेकिन राहुल गांधी जी अगर ये बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी, राज शर्मा जी को भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि लोकतंत्र का यही सौंदर्य है कि देश में दो ताकतें होती हैं, दोनों के साथ जन समर्थन होता है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार भले ही जीत रही हो, लेकिन आंकड़ा देखिए, वोट प्रतिशत देखिए, तो संपूर्ण विपक्ष के साथ ज्यादा जनता है। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा, करीब 50% तो संपूर्ण विपक्ष के साथ में आज जनता है। इसलिए राज शर्मा को किसी पत्रकार से या किसी दरोगा से नहीं डरना चाहिए। लोकतंत्र की यही व्यवस्था है। दूसरी बात ये कि अगर सचमुच राहुल गांधी जी ने इस बात की, उनको जानकारियां मिल रही हैं कि हम अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनका कम से कम समर्थक वर्ग यानी विपक्ष का समर्थक करीब मेरा अंदाजा है 50% है, जो उन पर विश्वास करता है वो भयभीत है, वो डरा हुआ है। उसे लग रहा है हमारे आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, ये भय पैदा हो गया है। लेकिन इस भय से निपटने के लिए राहुल गांधी, मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी को दरोगा और मीडिया से नहीं जी डरना चाहिए। देश की आधी आबादी इस देश के विपक्ष के साथ है और वोट दिया है उसने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे तमाम विपक्षी दलों का। अगर आप वोट प्रतिशत देखिए तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हो। तो जरूरत इस बात की है कि अगर ऐसी भयावह स्थिति, सच में उनको ऐसी खबरें मिल रही हैं, तो देश आर्थिक फैसले गलत ले रहा है और देश कंगाली की तरफ आने जा रहा है। तो सबको एक, जो आपने बात कही कि आप जंतर मंतर पे सारे देश के विपक्षियों को लेकर बैठिए, राज भाई को यह बात बुरी लगेगी, लेकिन राहुल गांधी सारे विपक्षियों को साथ में लेना तो दूर, अपने कांग्रेस के वरिष्ठतम जनों को भी अपने साथ नहीं ले पा रहे। ये दुर्भाग्य है। और कांग्रेसियों की भी है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और इस देश के विपक्ष को वोट दिया। वो चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ, हो सकता है राहुल सही कह रहे हो, आने वाला समय बहुत भयावह है। लेकिन आपको पहरेदारी दी गई है, आप सरकार पे दबाव बनाइए कि आर्थिक नीतियों को इतना संभाल लीजिए कि हमारा देश कंगाली की तरफ नहीं जाए। ठीक। सत्ता की ही नाकामी ठीक नहीं नावेद होगी जी, अगर ठीक देश है, कंगाल हो ये गया और हम ठीक है भूखों मर नावेद गए। भाई, ये रुकना होगा। विपक्ष मैं दुबे जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, ये कंगाली शब्द जो है ना, ये ठीक नहीं है। आपको देश का इतिहास भूगोल ही नहीं पता, भाषण दे रहे हो। ये देश में कंगाली तो तब भी नहीं आई है इसके दुबे, जब अमेरिका से लाल गेहूं आता था, उससे भारत की भूख मिटती थी, तब भी नहीं कंगाली आई। आज भारत कहां है यार? अपने मोहल्ले में देख लो, अपने शहर में देख लो। 30 साल पहले इटावा कैसा था और आज कैसा है देख लो। 30 साल पहले बरेली कैसा था और आज देख लो कैसा है। झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद, बोले कंगाली कंगाली लेके रहेंगे कंगाली। गजब बात है यार। जब पूरे जिले में एक एम्बेसडर होती थी, तब भारत कंगाल नहीं हुआ।
एक सरकारी अस्पताल होता था जब ढिबरी से इलाज होता था लालटेन जला के। हमने वो भारत देखा है। वो कौन लोग हैं जिनको एबीसीडी की समझ नहीं और बता रहे देश में कंगाली आ रही है? यार कुछ तो दिमाग लगाओ मेरे भाई। जितनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे हम देखते थे उतनी भीड़ तो अब हम एयरपोर्ट पर देख रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जी कंगाली कंगाली लाके रहेंगे, कंगाली नारे लगा रहे हो। तमाशा ना करो भाई, कुछ तो इज्जत के ख्याल करो, दूसरे के नहीं अपनी तो करो। दुबे जी, मैं फिर वही आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सोनिया जी, सब लोग मिल जाइए। ममता जी भी अब तो फ्री हो गई हैं, कोई उनके पास भी समय नहीं, समय खूब है क्या, और बिछा दीजिए गमछा राजघाट पर। नहीं, कि जब तक देश से कंगाली की संभावनाएं खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग आमरण अनशन पर रहेंगे, जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। दुबे जी। देखिए अग्निहोत्री साहब, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं जी, सब अपने अपने स्वार्थ में हैं। ये मैं बेधड़क बात करता हूं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई हो। समस्या जब तक एकजुटता नहीं आएगी, मैं आपको एकदम फैक्ट बोलता हूं, जब तक एकजुटता नहीं आएगी और एक नेता घोषित करना पड़ेगा, उसके नेतृत्व में सारे विपक्षियों को एक साथ चलना पड़ेगा, तब सरकार पे हम दबाव बना सकते हैं कि भाई सरकार और झुकेगी। ऐसा नहीं है, नावेद भाई ने जो बोला है, मोर देन 50% वोटर्स जो हैं वो विपक्ष के साथ हैं। और जब इस कंडीशन में अगर विपक्ष एक होता है, लेकिन फिर वही चीज आती है कि सबके अपने अपने स्वार्थ जो हैं वो कहीं ना कहीं दरार पैदा करते हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, या चाहे कोई हो। जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे तब तक यूं ही ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसका फायदा उठाएंगे। अब आप बोलेंगे, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए पहले प्रधानमंत्री कुछ बोलता था तो प्रधानमंत्री की एक बहुत ही समाज के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी उस बात को समझता था। आज वो परिस्थिति नहीं है, आप इस चीज को महसूस भी करते होंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी स्कीम लाई, आपने देखा हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे वो स्वच्छ भारत का हो, चाहे वो कोई भी हो। और अभी अभी ये रिसेंटली जो डिक्लेयर किया है कि कम खर्चा करो, और ये कितना वो लोगों ने माना। लेकिन पहले एक आवाज आती थी और लोग मानते थे और उसका आउटपुट आता था। आज वो परिस्थिति क्यों बनी, इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, मुख्यमंत्री की हो, मंत्रियों की हो। कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं, अरे सुनिए यार, मानती है, यहाँ पर देश की जनता यह मानती है कि ये देश इतने बोल रहे हैं, इसलिए देश के बातों को प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से लेकर करने का काम करती है। और अभी आपने कहा कि अच्छा बता दो, आपके मन की बात सुनी कभी? आपने कहा कि 50% मन कह देता जो विपक्ष में, अरे सुन लो पहले ना, आपके मन की बात सुनी कभी बीजेपी ने? तो अपनी मन की बात कहते हैं, निराश बाप की तरह हर समय रोना रोना, दिन भर रोना, गालियां तोलना है क्या यार? बेकार की बातें करते हो दीपक भाई, कुछ अपनी आत्मा की सुन लिया करो। अरे आत्मा मर गई, किरदार तो जिंदा रखो, कम से कम मोहल्ला परिवार तो देखे कि हाँ दीपक जिंदा है। आत्मा मर गई तो क्या हुआ? नहीं बताओ, प्रधानमंत्री मन की बात अपनी कह देते हैं। अरे आपके मन की बात सुनिए, मेरी तो छोड़ दो। बच्चों का पेपर लिखवा, उनके मन की बात सुनिए। अरे आप लोगों का मन ही मनी बन गया है। आपका मन मनी बन गया है, देश को नोच के खा रहे हो, अपने कारले बना रहे हो, और आप तो अच्छी डेयरी फार्म खोल रहे हो, खूब पैसा कमाओ। आप नहीं बोल रहे हो, आपका लालच बोल रहा है, आपका लालच बोल रहा है। सच्ची कह रहा हूं मैं। अरे आप मुझे एक बात का जवाब दे दो, जाओ, खुली चेतावनी, आपके मन की बात सुनते हो? मैं कहता हूं पर रेडियो में, और सारे फोटो खिंचाते हैं। अब यार दुनिया में निकलना पर मतलब यार,
कसम से बात 10 कमरे में बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हुए कि आपका विधायक जी का खास दीपक सोनकर ये यूट्यूब में डाल देते हो। आपकी तरकीब आप विधायक ये प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनते हुए सहारा किसी विधायक की एमपी का साथ चाहता दीपक सोनकर, बस क्या चल रहा है हमें ये बता दो। आज पर्यावरण दिवस है, कितने पेड़ पिछड़े वाले बचे हैं हमारे, ये पाप का घड़ा यहाँ तक आ गया है, बस नाक के ऊपर जाएगा तो घुस जाएगा। खलास खलास डमडम डिगा तुम लोग भिगा। अरे आज बताओ अच्छा एक सवाल और, खुली चेतावनी जो आपने दीपक सोनकर रुकिए, दीपक सोनकर रुकिए, राज शर्मा जी रुकिए। राज शर्मा जी एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है, दीपक भाई रुक जाइए आप।